वेलकम। आज हम बात करेंगे शीत युद्ध का दौर। अपना फर्स्ट चैप्टर ही रिवीजन में कंटिन्यूअस है और आज हम एरिना की बात करेंगे, दंगल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, शीत युद्ध का दायरा। ये जो शीत युद्ध है कहाँ तक, किस एक्सटेंट तक बढ़ा, ठीक है, इसका कितना विस्तार हुआ, यूरोप के अंदर ही सीमित था या यूरोप के कंट्री से बाहर भी ये लड़ा गया, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ के बारे में बात की थी, राइट, कि कैसे पूरा विश्व दो गुट के अंदर बटा हुआ था। एक तरफ जिसको लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको पश्चिमी गठबंधन बोला गया, और दूसरी तरफ पूर्वी गठबंधन जो कि हम सोवियत रूस जिसको लीड कर रहा था, और पश्चिमी गठबंधन जिसके साथ में सभी यूरोप के पश्चिम के देश शामिल थे और उनको अमेरिका लीड कर रहा था और उनकी एक अपनी एक कह सकते हो गठबंधन की एक सेना थी जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इनका पूरी यूरोप के जो देश हैं उनकी भी एक वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे, इनकी भी गठबंधन की आपस में दोनों का मुकाबला के बारे में हमने बात की इससे पहले वाले टॉपिक में। आज हम बात करेंगे कि ये जो शीत युद्ध का दौर था ये किस एक्सटेंट तक गया और इस युद्ध को, ये शीत युद्ध, इसको कौन नियंत्रण में रखे हुए था, किस वजह से ये कंट्रोल में रहा, क्यों नहीं एक तीसरी लड़ाई के लिए थर्ड वार की सिचुएशन नहीं आई। कुछ तो परिस्थितियां होगी, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वार से जरूर इन देशों ने कुछ तो सबक सीखा होगा और साथ में कुछ दोनों महाशक्तियों की तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए गए, उनके बारे में भी बात करेंगे जिसने हमारे विश्व के सामने एक तीसरा युद्ध नहीं देख पाए। दोनों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों महाशक्तियां, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें या फिर सोवियत रूस जिसने पूरे विश्व को दो गुटों में बांट के रखा हुआ था, ये परमाणु संपन्न देश थे। अगर कोई तीसरा युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो स्वाभाविक रूप से जो विनाश होना था वो काफ़ी बड़ा होना था। तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा जिस वजह से हम ये छोटी लड़ाइयों के अंदर ही, ऐसी नहीं है कि खूनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई, इस पीरियड में लड़ी गई, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत एक सीमा के अंदर रहा, टू समहाउ टू सम एक्सटेंट तक ही रहा, उससे बाहर ये नहीं जा पाया, अच्छी बात रहा। और साथ में उसके बाद में चाहे हम बात करें अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए जिसमें परमाणु हथियार के कंट्रोल से रिलेटेड कि भाई आगे न्यूक्लियर टेस्ट ना किया जाए, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, आगे कोई परमाणु का प्रसार ना हो, ठीक है ना, या ब्लास्टिक मिसाइल जो है वो ना बनाई जाए, इनके बारे में, यानी कहें तो कुछ ना कुछ दोनों देशों की तरफ से समझदारी दिखाई गई। कौन, और यूरोप के बाहर भी कुछ शक्तियां थी, जैसे हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी, जो गुट निरपेक्ष एक सशक्त एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला जो इन दोनों गुटों से अलग था, और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या रोल रहा इनके बीच शांति बनाने के लिए, उसके बारे में भी बातचीत होगी। और साथ ही बात करेंगे सही उस समय के जो तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वो कैसे किसी युद्ध के अंदर उसको बढ़ने से रोकने में अपना रोल निभाते हैं, राइट। तो चलो, आप ये तो जानते हो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 1961-62 में जो क्यूबा का मिसाइल संकट शुरू हुआ और कैसे दोनों देश जो क्यूबा के आसपास के क्षेत्र में एकदम आमने सामने आते हुए भी वो कोल्ड वार हॉट वार में नहीं बदल पाया। अच्छी बात रही।
ठीक है ना, दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। उसके पीछे भी कारण ये थे कि दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट थे, राइट। फिर उसके बाद में 1950 से 53 का पीरियड देखें तो कोरिया के बीच में, दक्षिणी कोरिया, उस पीरियड में कोरिया में युद्ध चला। फिर बर्लिन 1958 से 62 में बर्लिन, या फिर 1960 के कांगो के दशक के 1960 के दशक में कांगो में इस तरह की परिस्थितियां बनी। लेकिन हम बात करेंगे कौन सी ऐसी बाहरी शक्तियां थी जिन्होंने इन युद्धों को, बड़े जनहानि हुई इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत बड़े दायरे तक नहीं फैल पाया। तो शीत युद्ध के दायरों का आशय का मतलब ही यही है कि विरोधी खेमे में बटे हुए देश के बीच संकट के अवसर तो आए, दो गुटों में बटे थे, संकट आए ऐसे, और आशंका हुई, युद्ध भी हुए, युद्ध होने की संभावनाएं भी बनी, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। शीत युद्ध का दायरा मतलब एक लिमिट तक रहा, यही है शीत युद्ध। चाहे हम बात करें कोरिया, वियतनाम या अफगानिस्तान में जनहानियां हुई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कोरिया की बात करें तो यहाँ पर भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे के विरोध में थे, दूसरे देश में लड़ा जा रहा है युद्ध, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देश, वहाँ भी इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया। चाहे फिर वियतनाम की बात करें, ये भी एशिया का ही पार्ट था हमारा, और फिर अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, जनहानि हुई है, लेकिन एक बड़े दायरे तक नहीं पहुँच पाए, अच्छी बात रही। लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, ये एक सबसे बड़ी बेहतर बात रही, ठीक है ना। अब ये सारे संकट हुए क्यों, वो हमको बात करनी है कि कैसे ये सारी संकट। देखो, एक तो राजनयिक संवाद, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में जो दो बड़े देश हैं, जो दो गुट को लीड कर रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन देखा गया। आपस में नेताओं के स्तर पे कोई बातचीत नहीं हो रही थी, और एक देश दूसरे देश को शंका की नज़र से देखने लगा। उनको ये भी एक कहीं ना कहीं खतरे, दोनों देशों को, चाहे हम पश्चिमी गुट की बात करें जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, या दूसरी तरफ बेटे सोवियत रूस जिसको लीड कर रहा था, हम पूर्वी गुट की बात करें, दोनों एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। उनको शक था कि इनके पास कितने परमाणु हथियार हैं, कब ये चला दें, कुछ भरोसा नहीं। तो ये संकट जो है ना, जो शक वाला, जो आशंका की संभावनाएं बनी हुई थी, ये भी इन दोनों देशों के बीच में कोई एक समझौते पर नहीं पहुंचने दे रहे थे, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, राइट। तो शीत युद्ध को टालने के अंदर बाहर के नेताओं की, जैसे मैंने बात की, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल है। वो भी हम बात करते हैं, चाहे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो युद्ध था, उसको कम करने में जवाहरलाल नेहरू ने भी एक अच्छी भूमिका निभाई। दूसरी तरफ उस समय के जो आप कह सकते हो यूएन सेक्रेटरी जनरल, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उन्होंने कांगो संकट को कम करने में भूमिका निभाई। तो कहें कि बाहर की शक्तियां भी ये चाहती थी कि ये जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध में ही समाप्त हो जाए। लेकिन ये बात सही है कि दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप था, और उसी की वजह से ये इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी। फिर अगर हम बात करें बड़े स्तर पर, अगर देखें तो शीत युद्ध के बीच हम ये कह सकते हैं कि दोनों गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई, मतलब आपस में एक दूसरे के बीच में राइवलरी ये देखी गई, एक विवाद देखा गया, और इसके लिए भरपूर हथियार जमा किए गए। दोनों देश अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे हथियार, उनके जखीरे इकट्ठे कर रहे थे, जिनको ये सोचते हैं कि युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी है, यानी कि युद्ध से बचने के लिए हथियार इकट्ठे किए जा रहे थे। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बाद भी युद्ध हो सकता है।
कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन उसके बाद में युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी, ऐसा दोनों देशों का सोचना था। क्योंकि दोनों के दोनों देश, आप इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देश परमाणु संपन्न देश थे। और जहां आपके पास में परमाणु हथियार है, देशों के पास में परमाणु हथियार है, तो चाहे हम सामने की लड़ाई ना लड़ें, एक सवाल तो था कि परमाणु की दुर्घटना हो सकती है। इंसिडेंटली भी अगर कहीं पर कोई इंसिडेंटली कहीं पर परमाणु से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उससे एक भयानक जनहानि होगी। और दूसरे पक्ष को कैसे समझाएं कि एक इंसिडेंट था, जानबूझकर की गई हरकत नहीं थी। और साथ में अगर परमाणु हथियार, दोनों एकदम युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो फिर अगर किसी सैनिक की तरफ से भी कोई जानबूझकर या अनजाने में कोई एक ऐसी घटना हो जाए तो भी ये बड़ा दोनों देशों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। तो आप कह सकते हो नहीं कि कोई सैनिक शरारत भी युद्ध के इरादे से कोई हथियार चला सकता है, एक शरारत कर सकता है, दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना का जो शिकार होगा वो नेता इसको दूसरे व्यू में लेगा, पॉइंट ऑफ व्यू में समझेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। कोई दुर्घटना हुई, एक आप कह सकते हो किसी सैनिक ने गलती से परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन दूसरे पक्ष को ये कैसे समझाया जाए कि ये गलती से हुआ था। तो इस तरह की कुछ संभावनाएं बनी हुई थी जिससे कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। लेकिन क्योंकि दोनों देश एक बात पे तो ये एग्री थे कि इस चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, और इसी कारण ये जो है ख़त्म हो पाया। और दोनों देशों की तरफ से, चाहे सोवियत रूस की बात करें या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उन्होंने कुछ एक परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ अपने स्तर पे कुछ कोशिशें की महाशक्तियों की तरफ से। अस्त्र शस्त्र को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, हथियारों की होड़ पे कैसे लगाम कसी जाए, इसके बारे में प्रयास हुए। और ऐसे प्रयास की जो 1960 के दौरान उत्तरार्ध में, 1960 के बाद में ऐसा देखा गया, दोनों देश की तरफ से प्रयास हुए। तो इन्हीं प्रयासों का नतीजा रहा, चाहे आपकी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, राइट, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कि आगे से हम दोनों देश ये समझौता करते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई, परमाणु अप्रसार, कि हम दूसरे देशों को भी परमाणु के हथियार को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो ये सारे कारण थे जिससे कि अस्त्र परिशमन के लिए वार्ताओं के कई दौर हुए और हथियारों को अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे। यानी कि ये पूरा इस टॉपिक का जो कंक्लूजन है वो यही है कि दोनों देश, दोनों महाशक्तियाँ इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, और एक छोटी सी गलती युद्ध को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, बहुत बर्बादी हो सकती है। इसी पीरियड में लड़ाइयाँ हुई, वियतनाम की बात कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं, या फिर दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया के बीच में, या कांगो के बीच में, दोनों शक्तियों को वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखा गया। यानी कि लड़ाइयाँ कोई दो देश लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, या फिर हथियारों का सपोर्ट हो सकता है। लेकिन एक सीमा तक ये रहा और दोनों देशों ने संयम बरता, समझदारी दिखाई, दोनों महाशक्तियों ने, और इसका नतीजा ये रहा कि ये एक तीसरे युद्ध की तरफ नहीं बढ़ पाया। साथ ही ये सब कुछ होते हुए भी एक शक की नज़र से एक दूसरे देश दूसरे को देख रहे थे। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारे विपक्षी राइवल पार्टी के पास कितने परमाणु हथियार हैं, और साथ ही एक ये भी काम कर रहा था कि कहीं परमाणु हथियारों से रिलेटेड कोई दुर्घटना होती भी है तो एक युद्ध की जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, कोई सैनिक गलती से कर सकता है, कहीं पे इंसिडेंटली कोई ऐसी एक्सीडेंट हो सकती है। तो इन
सबको लेकर अंतिम में इनका ये नतीजा पहुंचता है कि आपस में बात करते हैं दोनों देश और फिर कुछ संधियां करते हैं जिससे परमाणु अप्रसार यानी कि हथियारों का प्रसार को रोका जाए। इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ये पीरियड कहीं ना कहीं